अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है ये कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। और समझ लीजिए जो कंटेंट राइटिंग के कोर्स अभी आगे चलेगा, इसका ये पहला पार्ट है। यानी ये कंटेंट राइटिंग का ये कोर्स है जो कि बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक जाएगा। और तमाम तर रिक्वायरमेंट, तमाम तर प्रोसीजर जो कि कंटेंट राइटर को फेस करना पड़ता है, तमाम तर चीज़ें जो कि एज अ कंटेंट राइटर हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो तमाम तर चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तकरीबन 3 सब टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से पहला है कि कंटेंट राइटिंग है क्या, कंटेंट राइटिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पर आता है कि ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। आगे चलकर पढ़ेंगे कि कंटेंट राइटिंग है क्या। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है मवाद, राइटिंग का मतलब होता है लिखना। यानी ऐसा मवाद जो रिटर्न फॉर्म में हो, लिखाई की सूरत में हो, उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, वो दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। और जो शख्स इस कंटेंट को लिखता है वो कंटेंट राइटर कहलाता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, मिसाल के तौर पर आप गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या और कोई टॉपिक हो। आप जब गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और उनमें से किसी भी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे तो उसमें कंटेंट लिखा होता है। ठीक है। अब वो जो कंटेंट है वो कोई जाहिर है ऑटोमेटिकली तो नहीं लिखा होगा, किसी इंसान ने ही लिखा होता है उसे, कोई कंटेंट राइटर ही होता है जो उसे लिखता है। सेकंड पॉइंट पर हमें इसमें आ जाता है कि भाई स्किल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी। तो देखिए, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में से एक चीज़ हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। लैपटॉप की अगर बात करी जाए या कंप्यूटर की बात की जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत स्मार्टफोन के, क्योंकि स्मार्टफोन में बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो भी आपको फेस करना पड़ेंगी। जिस तरह टाइपिंग का इशू आपको स्मार्टफोन में आ सकता है, और बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि गूगल क्रोम में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वही आपको हेल्पफुल रहेंगी अगर आप लैपटॉप में या मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि अभी आगे चल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात होगी, तो उसकी एक्सटेंशन अगर लैपटॉप में या मोबाइल में आपने की हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मोबाइल फ़ोन में क्योंकि एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हो सकती, तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन यह है कि काफ़ी लो लेवल पर आपका काम हो तो जाएगा, लेकिन काम का जो लेवल है वो एक लो लेवल के ऊपर समझ लें कि काम होगा। तो बेसिकली लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको एम एस वर्ड का, एम एस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। एम एस ऑफिस का मतलब है कि उसमें एम एस वर्ड होगा, तो काम उसी पर ही है। अच्छा, अब एम एस वर्ड से रिलेटेड कि एम एस वर्ड पर काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, या एम एस वर्ड के फंक्शन क्या है, इससे तमाम तर इससे जो जितनी भी रिलेटेड वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर मिल सकती हैं। तो बेसिकली बात हमारी है आज कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट एम एस वर्ड की है। एम एस वर्ड जो है वो लैपटॉप पर होना आपके ज़रूरी है, उसमें में तमाम तर काम होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसर्च गैदर करनी पड़ेगी आपको, उसी में ही आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी एम एस वर्ड के ऊपर। जितना भी रिसर्च बेस्ड वर्क है वो तमाम वर्क आप एम एस वर्ड पे टाइप करेंगे। तो टाइप करने के लिए ज़ाहिर टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लिखते लिखते टाइपिंग स्पीड भी आपकी बेहतर हो जाएगी। अब जो टॉपिक आपको क्लाइंट असाइन करेगा उसके बारे में डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वेबसाइट पर रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने के बाद आपको अपनी नॉलेज के सहारे और वेबसाइट्स पर मौजूद आइडियाज़ की बदौलत अपने कंटेंट को, अपने स्पेसिफिक कंटेंट को जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको तरतीब देना है। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन और एनालाइजेशन का भरपूर इस्तेमाल आपको इसमें करना पड़ेगा। अब बात आती है आपकी ग्रामरली की। देखिए, ये सबसे अहम और सबसे बेहतरीन टूल है कंटेंट राइटिंग के अंदर। यही इसी का इस्तेमाल समझ लीजिए कि असल मेजर पार्ट कवर करता है कंटेंट राइटिंग में। बात आती है प्लेजरिज्म की। तो प्लेजरिज्म क्या है? देखिए, ये अनएथिकल वे है कंटेंट लिखने का। ये गैर अखलाकी तरीका है किसी और के रिसर्च वर्क को नकल करना। यानी आपने किसी के रिसर्च वर्क को नकल कर लिया, कहीं वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ आपने एग्जैक्ट अपने काम में लिख दिया उसे बगैर किसी उसमें तरमीम के, तो ये प्लेजराइज्ड कंटेंट खिलाएगा जिस पर कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो याद रखें कि इस जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली प्लेजरिज्म को पकड़ा जा सकता है। यानी अगर आपने किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट उठाया, चुराया है और अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है, तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह मैंने ग्रामरली का नाम दिया, इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि प्लेजरिज्म है कि नहीं है।
तो प्लेजरिज्म आसानी से चेक हो सकता है, तो इसीलिए प्लेजरिज्म का हमें ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हमारे काम में प्लेजरिज्म नहीं आए। अब प्लेजरिज्म को रिमूव कैसे करना पड़ेगा? तो प्लेजरिज्म को रिमूव करने की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये है कि हमें ग्रामरली की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ग्रामरली प्लेजरिज्म को रिमूव करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिमूव करता है। सेकंड पे है बाय यूजिंग पैराफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग टूल। हमें उसको पैराफ्रेज करना है या पैराफ्रेजिंग टूल का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, पहली चीज़ हमने पढ़ी ग्रामरली एक्सटेंशन। जो ग्रामरली की एक्सटेंशन है वो जब हम इंस्टॉल कर देंगे तो बेसिकली मान लीजिए कि हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर कंटेंट उठाया और उसको हमने MS वर्ड पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब जहाँ जहाँ मान लीजिए कोई ऐसा जुमला है, कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है जो हमने एग्जैक्टली किसी वेबसाइट से उठा के पेस्ट कर दिया है, तो ग्रामरली उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको इंडिकेट करेगा कि इस जगह फला जगह आपका जो है वो प्लेजराइज कंटेंट है और इसको रिमूव करना है आपको, तो बाकायदा इंडिकेशन देगा। इसमें भी दो वर्जन होते हैं, एक तो फ्री वर्जन होता है और एक जो है वो हमारे पास प्रीमियम वर्जन होता है। जो फ्री वर्जन होता है वो बेसिकली हमें सिर्फ ये बताता है कि जो आपका कंटेंट है उसमें प्लेजरिज्म है, और जो प्रीमियम वर्जन होता है वो बाकायदा ये सब बताता है कि आप ने अगर मान लीजिए कि 10th लाइन या 15th लाइन पर मुश्तमिल कंटेंट लिखा है, तो और 10th लाइन पे आपने जो है वो ऐसा कंटेंट लिखा है जो कि प्लेजराइज्ड है, आपने किसी और वेबसाइट से उठाया है, तो जो प्रीमियम वर्जन है वो बाकायदा 10th लाइन में मौजूद प्लेजराइज कंटेंट को इंडिकेट करेगा। ना सिर्फ ये बताएगा कि प्लेजराइज्ड है, बल्कि ये भी बताएगा कि किस वेबसाइट पर से आपने ये जुमला या ये सेंटेंस या पैराग्राफ कॉपी किया है। अब आ जाते हैं पैराफ्रेजिंग की या पैराफ्रेजिंग टूल की। देखिए, इंग्लिश में एक बात को लिखने के, एक बात को कहने के और एक बात को बताने के कई तरीके होते हैं। एक सेंटेंस को कई अंदाज से आप लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से कंटेंट वहाँ पर आप रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने के बाद आपको वहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है वही इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। उसका मफहूम, उसका माना, उसका मतलब वो सेम ही रहेगा, बस आपका लिखने का अंदाज, तरीका जो है वो बदल जाएगा। यानी मान लीजिए वेबसाइट पर किसी और तरीके से लिखा था, उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, उसकी सिनोनिम्स कुछ और थे, और आपने उसको किसी और तरीके से लिख दिया, मतलब पैराफ्रेज कर दिया। आप खुद भी पैराफ्रेज कर सकते हैं और पैराफ्रेजिंग टूल भी आता है जो कि पूरे पैराग्राफ को या सेंटेंस को उठाकर पैराफ्रेज कर देता है। मान लीजिए कि उसमें प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव हो जाता है इसके इस अमल से। तो आपने रिसर्च भी कर ली, पैराफ्रेज भी कर लिया। नंबर 3 पर आपने क्या करना है, अब क्योंकि आपने जो कंटेंट लिखा है वो आपने खुद लिखा है, तो बेसिकली इसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होंगी, क्योंकि हम जो है वो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। इंग्लिश में की भी गलतियाँ हो सकती हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपने ग्रामरली का इस्तेमाल करना है। जो ग्रामरली का टूल है ये ग्रामेटिकल एरर और मिस्टेक्स को इंडिकेट करेगा, ना सिर्फ ये बताएगा कि कहाँ कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बल्कि आपको सजेशन भी देगा कि इसको किस तरीके से, इस इंग्लिश के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप बेहतर बना सकते हैं। कॉमा है, पंक्चुएशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी आपने ग्रामरली से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं उनको भी देखना है, और प्लेजरिज्म रिमूवर में जाके जो प्लेजरिज्म है उसको रिमूव भी करना है। मेरा मानना यह है कि जो प्रोसीजर है कंटेंट राइटिंग का, जो मेन प्रोसीजर है जिस पर पूरी कंटेंट राइटिंग बेस कर रही है, एज अ कंटेंट राइटर हमें उन तमाम तर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसकी अगर एक समरी बयान करूँ मैं बताऊँ तो वो ये है कि देखिए, आपके पास सबसे पहले तो बेसिक इंग्लिश नॉलेज या बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद क्रिएटिविटी आपके पास होनी चाहिए, आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। आपको थोड़ा सा जो है वो हट के सोचना पड़ेगा, थोड़ी आपके पास जो है वो जो एनालाइजेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कॉन्टेम्पलेशन का जो अमल है वो वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपने चीज़ों को पैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेजिंग काम आएगी। उसके बाद उन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है जो कि ग्रामेटिकल एरर को बताता है, इंडिकेट करता है, और उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी आपको सीखना है। इसके बाद उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो कि प्लेजरिज्म को रिमूव करता है। मान लीजिए ग्रामरली दोनों काम करती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी बताएगी, आपकी जो प्लेजरिज्म है उसको भी इंडिकेट करेगी। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज का होना, उसके बाद क्रिएटिविटी का होना, पैराफ्रेजिंग आपको आनी चाहिए, उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करे, बताए, उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आना चाहिए जो कि
प्लेजरिज्म को, प्लेजराइज कंटेंट को बताएं, इंडिकेट करें। तो बेसिकली पैराफ्रेजिंग जो है ये टूल के जरिए भी हो सकती है, इसकी भी एक्सटेंशन है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि बेहतर यही है कि खुद आप चीज़ों को पैराफ्रेज कर लें। तो ये 5 हमारे मेन प्रोसेस हैं जिससे कंटेंट राइटर गुजरता है। इसके अलावा मेरी नज़र में तो अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ यही मेन 5 स्टेप्स है तो शायद ये बेजाना होगा, वरना इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स होंगे। लेकिन जो मेन प्रोसीजर है, मेन प्रोसीजर का मतलब जो असल है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादी बातें हैं इससे रिलेटेड, वो 5 ही हैं। इट कैन बी बेनिफिशियल टू अस। ये किस तरीके से हमारे लिए जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स है ये किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और सीखना हमें चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी नॉलेज में इजाफा करेगा। उसकी वजह यह है कि जो कंटेंट राइटर है उससे मुख्तलिफ मौज़ूआत मिलते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर उसे रिसर्च करनी होगी। कोई एक टॉपिक नहीं होगा, हर क्लाइंट मुख्तलिफ टॉपिक देगा और उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पहले से नहीं जानते, लेकिन जब हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाएंगे, ओवरव्यू लेंगे, तो इससे हमारी नॉलेज में इजाफा होगा और ख़ुसूसन इंग्लिश नॉलेज में इजाफा होगा। उसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर, जो एक्सटेंशन जो हम इस्तेमाल करेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए, पैराफ्रेजिंग के लिए, उससे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो भी कम होंगी और जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो लेवल है वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो हम कम करें। दूसरी चीज़ है कि भाई ये बोरिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं जिस तरह मैंने बताया कि भाई एक टॉपिक तो नहीं होगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, उससे बोरियत नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि और बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर ऐड पोस्टिंग का काम है तो इसका काम है, नॉर्मली कॉल सेंटर है, एक ही काम दिया जाता है, चीज़ों को, ऐड को पोस्ट करना है जगह जगह जाके। तो ये काम ज़रा बोरियत वाला है। इंसान जो है वो एक काम को बार बार जब करता रहता है, रेपिटेशन होता रहता है, तो बोरियत होती है। तो इसमें क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, सॉरी, इसमें, तो जिसकी वजह से ये क्या बोरिंग नहीं है। नंबर 3 पर आता है कि भाई आप एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है, जब आपने एक कोर्स मुकम्मल तौर पर सीख लिया है, उसको समझ लिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आया है, तो आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये जाकर ही अपनी ये स्किल्स जो है वो सेल कर सकते हैं और इससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो असल बात आती है वो आती है फोकस लर्निंग देन अर्निंग। देखिए, बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लर्निंग तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ अर्निंग का भी सोचते रहते हैं। देखिए, पहले आप एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर आप बिल्कुल काम करें, लेकिन इससे पहले जो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चंद स्टेप पहले सीख लिए हैं, अब आप जाके उसको इम्प्लीमेंट करने शुरू हो जाए। ये चीज़ आपको डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि जब आप ऑर्डर्स वसूल करेंगे उसके बाद आपके पास नॉलेज जो है वो नहीं होगी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर आप बहुत सारी गलतियाँ कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो क्लाइंट जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा। इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी और इस फील्ड में आप मज़ीद जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। तो फोकस लर्निंग देन अर्निंग, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, आप उन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में जो असल चीज़ सीखी थी वो तो 5 स्टेप्स हैं। एक है कोर्स, एक है स्किल्स जो कि आपने सीख ली, और एक है मार्केटिंग। यानी एक स्किल्स, फ्रीलांस कंटेंट राइटर अगर आप बनते हैं तो आपने कंटेंट राइटिंग तो सीख ली। कंटेंट राइटिंग जो है वो एक स्किल्स है, वो एक महारत है, वो एक कोर्स है जो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद उसको आगे उस सर्विस को सेल कैसे करना है, अपनी इस स्किल्स को जो है वो किस तरीके से पैसों में कन्वर्ट करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है कि अपनी स्किल्स को आप किस तरीके से सेल करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके। तो कंटेंट राइटिंग का पहले कोर्स कर लिया, अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाना। यानी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से अपनी सर्विस को सेल करके आप जो है वो ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। असल चीज़ जो इसमें थी वो थी बेसिकली स्किल्स और रिक्वायरमेंट, कि किन किन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। आप सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक अलग कैटेगरी है कि भाई आपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल तो किए लेकिन आप उनको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामरली को इस्तेमाल करने के लिए आपको भी नॉलेज चाहिए। बेसिकली ये स्क्रैच से हमने सीखा है, स्क्रैच से बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक इंशाल्लाह ये जाएगा। इसमें तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं प्रोफेशनल लेवल पर जो काम आने वाली हैं वो तमाम तर चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे।